है और अमेरिका की जो एक तरीके से कहा जाए कि बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका के लिए कितनी भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। नुकसान इस्राइल को भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका नुकसान दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस्राइल के दबाव में आकर जानबूझकर अमेरिका को इस लड़ाई में झोंक दिया है, जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। और ये बौखलाहट किस तरीके से दिखाई पड़ रही है कि अब अमेरिकी सेनाएं हिंद महासागर तक आक्रमण कर रही हैं। वहां पर ईरान के एक युद्धपोत को, आइरिस डेना को, जिस तरीके से डुबोया गया है टॉर्पीडो के जरिए, उसको लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। और उस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारत इस मामले में भी चुप्पी क्यों साधे हुए है। हिंद महासागर के इलाके में वहां पर हो रहा है और जिस युद्धपोत को डुबाया गया है, यह भी कुछ दिन पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज का पार्ट था। भारत के साथ ईरान की नौसेना का एक संयुक्त अभ्यास चल रहा था, उसमें भाग लेकर ये वापस लौट रहा था। इन सारी खबरों पर बात होगी, लगातार किस तरीके से हमले हो रहे हैं, कई अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन नुकसान किस तरीके से अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, उससे अमेरिका की जनता अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई है। जनता ही नहीं बल्कि वहाँ के तमाम जो सेना में भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जो इस मुद्दे को लेकर बुरी तरीके से नाराज़ हैं। ट्रंप से लोगों की नाराज़गी साफ दिखाई पड़ रही है वहाँ पर। अमलेंदु जी, जिस तरीके से कल रात में ये घटना हुई है हिंद महासागर में, आइरिस डेना को जो डुबोया गया है, उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी नहीं टूटी है। भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है, जबकि वो युद्धपोत यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइज का पार्ट था। और अब भी क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं ईरान के जो हमले हैं या फिर इस्राइल की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ईरान का साथ देने के लिए तमाम दूसरे देशों की सेनाएं और वहाँ के बहुत सारे मिलिशिया वो साथ में अब दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मिलिशिया दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और एक तरह से कहा जाए कि पूरा ईरान जो है वो एकजुट हो गया। खाड़ी के देशों में सरकारें जो हैं वो तो ट्रंप के साथ दिखाई पड़ती हैं, आवाम जो है वो ईरान के साथ दिखाई पड़ता है, और अब सरकारों ने भी जो है वो पैर खींचना वहाँ शुरू कर दिए हैं, कह दिया है कि भाई हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ये तो शुरू हो गया। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है समीर जी, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रंप की जान को अब खतरा है। जी हाँ, और ये बात खुद स्वीकार की है वहाँ के जो पीटर हेगसेथ हैं, उन्होंने स्वीकार की है कि ट्रंप की जान को खतरा है। और ट्रंप की जान को हालांकि उनका दावा ये है पीटर हेगसेथ का, और उनका दावा है कि भाई जो मारना चाहता था हमने उसको मार दिया, जो इसको मारना चाहता था, ट्रंप को जो ट्रंप की जो जान लेना चाहता था कमांडर, वो उसको। और उनका कहना है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाली यूनिट के लीडर को ढूंढकर मार दिया गया। ईरान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को मारने की कोशिश की और आखिरकार में प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीते। अब अभी जीते या हारे तो पता चलेगा, जीते या हारे, लेकिन ये स्वीकार कर लिया है अब अमेरिका ने कि ट्रंप की जान को खतरा है। अगर एक कमांडर मारना चाहता था ईरान का, तो ऐसा नहीं कि एक ही कमांडर मारना चाहता होगा, और भी चाहते होंगे। तो यानी ट्रंप की जान को खतरा है। और जिस तरीके से अमेरिकी भाग रहे हैं, खुद जो मार्को रूबियो है वहाँ के मिनिस्टर जो हैं ऑफ स्टेट, उन्होंने जो है अपना एक पोस्ट लिखा है ट्विटर हैंडल पर और एक फॉर्म जारी किया है, और उस फॉर्म में कहा है कि जो लोग वहाँ से भागना चाहते हैं वो भागें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। केवल कल में 8500 अमेरिकी खाड़ी देशों से भागकर यूएस पहुंचे हैं, केवल कल एक दिन में। आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहां से भाग रहे हैं। CNN जो वहां का बड़ा न्यूज चैनल है, उसने पूरा एक नक्शा जारी किया है कि किस तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे थे वो जबरदस्त तरीके से तबाह हो चुके हैं। वो सारे फुटेज उसने जारी किए हैं। जी बिल्कुल, वो तमाम फुटेज जारी किए गए हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आइरिस डेना की तस्वीर है, जो यहाँ हिंद महासागर में इसको कल डुबो दिया गया टॉर्पीडो के जरिए। टॉर्पीडो किसी युद्धपोत को डुबोने के लिए इस्तेमाल उसका किया जाता है, और ये हिंद महासागर के इलाके में था। और यही नहीं, पिछले महीने ही ये भारत में संयुक्त अभ्यास के लिए आया था। वहां पर बताया जा रहा है करीब 140 ईरानी सैनिक उसमें थे, जिनमें से 80 की जान जाने की खबर आ रही है। और
महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंकाई सेना ने उस युद्धपोत में मौजूद ईरानी सैनिकों को बचाने का काम किया। 30 से ज़्यादा सैनिकों को बचा लिया गया है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब इसको लेकर ये तो एक चूंकि ये हमला भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी की ये अमेरिका की अब बौखलाहट दिखाई पड़ रही है जिस तरीके से ये इस युद्धपोत पर हमला किया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये अमेरिका की बौखलाहट है और साफ तौर पर बौखलाहट इसलिए कि चूंकि अमेरिका को अब कस के पड़ रही है और भागना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। उसका जो सबसे मजबूत राडार समझा जाता था, वो राडार सिस्टम जो है वो ईरान के एक छोटे से सस्ते से ड्रोन ने मार गिराया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बर्बाद हो गया है। ईरान का चैनल है IRB, उसने एक फुटेज जारी किया है कि किस तरीके से दुबई की जो एयर स्पेस है वो फ्री हो गया है और ईरान के ड्रोन जो हैं वो उस पर आराम से घूम रहे हैं। यानी दुबई का जो पूरा सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी अमेरिका ही संभालता था, वो उसने आज़ाद करा लिया है। दावा तो ये था कि ईरान का एयर सिस्टम जो है वो कब्जे में आ जाएगा, अमेरिका दावा कर रहा था, लेकिन दुबई का एयर सिस्टम जो है वो पूरा उसने कर लिया। ये फुटेज जो है उसी ने जारी की IRB ने कि किस तरीके से ईरानी ड्रोन जो हैं वो दुबई शहर में आराम से टहल रहे हैं। पूरा जो है एयर सिस्टम पर ईरान का कब्जा हो चुका है, फ्री हो चुका है। तो यानी अब अमेरिका का ड्रोन सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर है समीर जी, 2 फतवे ट्रंप के लिए जारी हुए हैं और वो जिहाद फतवा जारी हुआ है। एक तो ईरान के ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जावादी अमोली, उन्होंने जिहाद का फतवा जारी करते हुए कहा है कि ट्रंप और जायोनिस्टों का खून बहाना जरूरी है। तो यानी अब ट्रंप के खिलाफ भी जिहादी फतवा जारी हो गया है, पहला। दूसरा, लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने भी एक फतवा जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि यह पूरी उम्मा के खिलाफ एक जायोनिस्ट अमेरिकन साजिश है। यह सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया के खिलाफ साजिश है, इसका सामना करना होगा। और उन्होंने कहा कि मौजूदा लड़ाई इस्लामी हितों और जायोनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने मुस्लिम देशों के मिलिट्री टारगेट के खिलाफ अपनी आज़ादी की रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि की। साथ ही आम लोगों को नुकसान पहुँचाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और विदेशी ताकतों के साथ तालमेल के खिलाफ एकता की अपील की है। तो 2 फतवे जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं। लीबिया से एक फतवा है और एक फतवा जो है वो ईरान से आया है समीर जी। ये बिल्कुल, तो ये 2 फतवे आए हैं, यानी अब ट्रंप के खिलाफ न केवल उनके देश में, बाहर पूरी दुनिया भर में भी उनके खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। इधर रूस की भी प्रतिक्रिया आ रही है अमलेंदु जी की, जो भी इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं, यानी ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको वो तेल की सप्लाई बंद कर देगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन साथियों से, अपने यूरोपीय देशों से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ब्रिटेन, स्पेन जैसे उनके महत्वपूर्ण साथी जो नेटो के सदस्य हैं वो इस मामले में साथ नहीं दे रहे हैं। उनका देशों का सीधा कहना है कि ये लड़ाई ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, इस लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है और इस लड़ाई में वो नहीं पड़ने जा रहे हैं। और उसको लेकर वहां भी ट्रंप की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं समीर जी, ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो रिएक्शन जो उनका हो रहा है वो बौखलाया हुआ रिएक्शन ट्रंप का आ रहा है। इधर एक और बड़ी खबर समीर जी ये है कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे, कल वहाँ बहस हुई अमेरिका में, उसके सीनेट में, और हालांकि ट्रंप का प्रस्ताव पारित हो गया, विरोध में 47 वोट पड़े और पक्ष में जो है ट्रंप के पक्ष में, लेकिन बहुत करीबी मामला रहा। इसमें ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा माहौल बन रहा है। अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग इजराइल के, उन्होंने सफाई दी है और CBS न्यूज़ है उसके साथ एक साक्षात्कार में आईजैक हर्जोग का कहना है कि इजराइल के प्रेसिडेंट ट्रंप को कुछ भी हुक्म नहीं देता और इजराइल अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटता। भगवान ना करे कि हम वहाँ ना हो, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। यानी अब ये सफाई देने की नौबत आ गई है इजराइल की तरफ से। और क्या इजराइल भी अब अमेरिका को छोड़कर भाग रहा है? इस युद्ध में घसीटने के बाद इजराइल अब अपने को बचाना चाहता है कि भाई हम इस युद्ध के पीछे नहीं है, ट्रंप है इस युद्ध के पीछे। अब ट्रंप के ऊपर ये डालना शुरू कर दिया गया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि क्या लगने लगा है कि ट्रंप की छुट्टी अमेरिका से भी होने वाली है।
वहाँ ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ी बगावत होने वाली है तो इसराइल और जिस इसराइल के लिए वो कूद पड़े हैं वो भी अब उनसे दूर भागता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, वो इसराइल भी अब दूर भागता दिखाई पड़ रहा है जिसके लिए वो कूदे हैं। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। इधर समीर जी, आप जो बता रहे थे कि जो इसको लेकर कोई नहीं आया, भारत सरकार का बयान युद्धपोत को लेके, लेकिन युद्धपोत को तो छोड़िए, उसको लेकर जो है और एक आर्कटिक मेटाक्स इसके क्रू मेंबर्स को बचाने के ऑपरेशन में शामिल हो गया है रूस। और रूस की जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि सभी 30 क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और रूसी डिप्लोमेटिक मिशन जो स्थिति पर नजर रखाए हुए है, ये एक दूसरा क्रू है, मतलब दूसरा एक ये इसके ऊपर अटैक हुआ है तो उसको बचाने के लिए रूस जो है वो इसमें शामिल हो गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है और ये रुकने वाली तो नहीं दिख रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसे हैं। इसराइल के लिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो उनका ये लगातार दबाव रहा, उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी रही या जो भी रही, वो उन्होंने ईरान पर अटैक किया है। लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा एक बार फिर वो लोग नहीं लगा पाए, न तो इसराइल लगा पाया और न ही अमेरिका लगा पाया। पर सबसे बड़ी दुविधा इस समय जो दिखाई पड़ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। पिछले 2-3 दिनों से अमलेंदु जी, हालांकि आज 6वें दिन ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो किस तरीके से एक बौखलाहट और झुंझलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घर के अंदर भी यानी अपने देश में भी और देश के बाहर भी। बिल्कुल, ये एक तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। और इधर समीर जी, जो ट्रंप लगातार धमकी देते रहते हैं, क्यूबा को भी ट्रंप ने धमकी दी और कि अब क्यूबा से निपटेंगे, तो इसको लेकर जो रूस है वो अब एकदम बिल्कुल मैदान में आ गया है। आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका खुलकर साथ में आ रहा है। और अब जो है वो रूस ने साफ तौर पर कहा है कि हम क्यूबा के साथ इंटरनेशनल सहयोग में रुकावट डालने की कोशिशों को खारिज करते हैं। ब्लैकमेल और धमकियों की भाषा पूरी तरह से उल्टी है। रूस जरूरत पड़ने पर क्यूबा के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। यानी समीर जी, क्या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका एक तैयार हो रही है? शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत रखने वाले ट्रंप जो हैं, क्या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहे हैं? ऐसा समझ में आता है। लेकिन रूस खुलकर अब ईरान के साथ भी खड़ा हो गया है। नाइजीरिया में रूस के राजदूत हैं AL पोदलीशेव, और उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन के स्टाफ के साथ अबुजा में इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की एम्बेसी जो है वहाँ का दौरा किया और वहाँ जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों की जान लेने पर शोक जताने वाली किताब पर साइन किए और ईरान के साथ रूस की एकजुटता को प्रदर्शित किया। तो यानी अब ईरान के साथ खुलकर एकजुटता रूस की प्रदर्शित हो रही है। यानी अब अमेरिका के लिए मुसीबतें मध्य पूर्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर जैसा कि कह रहे थे ट्रंप की हम अपनी पैदल सेना भी उतार सकते हैं, अगर ये गलती करने की कोशिश की तो बुरी तरीके से डिफीट खाएंगे ट्रंप और अमेरिका, ये समझा जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर वहां पर और नौबत आ गई है, यानी वहां पर थल सेना उतारने की, और कह भी चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उतार सकते हैं, और वहां किस तरीके से जो वायुसेना, नेवी, उन दोनों को मात दे रहा है ईरान की जो मिसाइलें हैं और उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनके जो अपने जो ड्रोन हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं अमेरिकी सेना को। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसका दावा करते थे खुद डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान 1-2 दिन से ज़्यादा, 2-4 दिन से ज़्यादा इस लड़ाई को नहीं झेल पाएगा, अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लंबी खींचना चाह रहा है ईरान और समझौता करने पर लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल। ऐसा इसके पीछे वजह यह भी है कि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अभी जो इसराइल का जॉर्डन से लगा हुआ बॉर्डर है उस पर काफ़ी तगड़ा हमला बोला है, और पूरे इस समय जॉर्डन बॉर्डर पे इसराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं। ये IDF ने, जो वहाँ की जो सेना है, उसने खुद स्वीकार किया, उसने जानकारी दी थी। अब ये बड़ी खबर ये है कि इस्राएली सेना ने जानकारी दी है कि अब जॉर्डन सेना पर ईरान के हमले शुरू हो गए हैं और वहां अब इसराइल में उस इलाके में सायरन बज रहे हैं। तो लगातार ये हमले जारी हैं। और जो अब बात कर रहे थे कि दबाव बन रहा है, अब दबाव बन रहा है सबसे ज्यादा मध्य पूर्व के उन देशों का, अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था अगर ये लड़ाई कुछ ज्यादा खिंच जाती है तो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। अब उनका दबाव यह है कि लड़ाई ज्यादा न खींचने पाए, और ईरान की कोशिश है कि जब लड़ाई छिड़ ही गई है तो अब वो उसको लंबी खींचेगा।
निश्चित तौर पर इसमें झुकना पड़ेगा उसी तरीके से अमेरिका और इसराइल को जिस तरीके से पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई चली थी उसमें झुकना पड़ा था। बिल्कुल समीर जी, इसको झुकना पड़ा था और ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से, और उस समय तो ट्रंप ने खुद घोषणा कर दी थी कि सीज फायर हो गया। जैसे ही ईरान ने हमले किए इस पर अमेरिका के सैन्य अड्डों पे, तुरंत ही सुबह था उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम बहुत अच्छा, और अब जो है वो युद्ध विराम किया जाता है। तो ये घोषणा गई, तो ये इसका मतलब कि घबराए हुए तो ट्रंप इस समझ में है आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब बुरी तरीके से अमेरिका समीर जी इसमें फंस गया है। इधर जिस जहाज़ की आप बात कर रहे थे समीर जी, उस जहाज़ पर हमले को लेकर जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट करके अमेरिका की काफ़ी मजम्मत की और ये कहा है ट्रंप से खासतौर से कि याद रखना, मेरी बात याद रखना, यूएस को अपनी बनाई मिसाइल पर बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये ट्वीट है उनका, हिंदी ये उनका ट्वीट है जो सैयद अब्बास अरागची है, विदेश मंत्री है ईरान के, लिख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के किनारे से 2000 मील दूर समुद्र में एक जुल्म किया है। फ्रीगेट डेना जो भारत की नेवी का मेहमान जहाज था और जिसमें लगभग 130 नाविक थे, बिना किसी चेतावनी के इंटरनेशनल पानी में टकरा गया। मेरी बात याद रखना, यूएस को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा जो ये मिसाल कायम की है। यानी आप दुनिया जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन कानूनों को धता बताकर किस तरीके से पहले तो आपने हमला किया, जो जी हाँ, दूसरा वो भारत के मेहमान था। तो यानी अब अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अपने जहाजों को संभाल के रखना अब ट्रंप साहब। अच्छा, एक चीज और है अमलेंदु जी, जो जिस पर बड़ा गर्व था अमेरिका को है भी, अब्राहम लिंकन, कई दिन से उसका पता नहीं चल रहा है। 3 दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि हमने उस पर जबरदस्त मिसाइलों से हमले किए हैं। हाँ, वो मिसाइलों से हमले किए हैं और जो नुकसान हुआ है वो अब उसी पर हुआ है। मतलब जो मारे गए हैं सैनिक का अधिकांश उसी पर मारे गए हैं, अब्राहम लिंकन पे, और बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है अब्राहम लिंकन। तो अब ये जो है, जो अब ये तो खुद स्वीकार कर रहा है अमेरिका की 6 उसके सैनिक उसमें मारे जा चुके हैं और 38 जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो यानी 38 जो गंभीर रूप से आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान का दावा है कि उसमें 680 जो हैं वो सैनिक अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। तो अब आप कुछ भी बताते हैं कितने कितने नहीं, लेकिन ये अब जो अब्बास अरागची ने फाइनल कॉल दी है कि अमेरिका को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत पछतावा होगा। यानी कि आपने जिस तरीके से हमारे एक जो भारत का मेहमान क्षेत्र था, महाभारत के क्षेत्र में था, आपने उस पर जिस तरीके से आपने हमला किया है, तो अब ये मिसाल अपनी याद रखिएगा। यानी अब ईरान अब अमेरिकी जहाजों पर इस तरीके से हमले करेगा। बिल्कुल, ये बहुत साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है और ये चैलेंज किया है कि अब ये जो आपने मिसाल कायम की है, यानी युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर छिपकर हमला करना बिना किसी चेतावनी के, और जो हमारी सीमा में नहीं है वो कहीं दूसरे देश में गया हुआ था, वहां से लौट रहा था, उस पर आपने हमला किया है। तो फिर इसका मतलब सीधे कि हम ढूंढ ढूंढ कर आपके जगह जगह जहां युद्ध पोत हैं हम उन पर हमला करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज में, यानी जो खाड़ी देशों में तमाम अमेरिकी रक्षा विभाग के ठिकाने हैं, उनमें करीब 8-9 ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बहुत बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि अमेरिका में जबरदस्त नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ रही है। और समीर जी, ईरानी सरकार के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि यूएस और इजराइल ने बहुत गलत अंदाजा लगाया, कोट अनकोट, हमने दुश्मन को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया है। और ईरान सरकार के प्रवक्ता की तायीद जो कर रहे हैं, ये वो साथ में चल रहा है वीडियो कि ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ये वो चल रहा है। और इसका जो है समीर जी, एक अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता और टिप्पणीकार हैं टकर कार्लसन, उन्होंने कल एक शो किया और शो में उन्होंने जो कहा है, और उनके साथ ब्रेंडन जे वाइचर्ट, एक अमेरिकी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो लेखक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी जो है इसको लेकर जो बात कही है। दोनों की जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और वो स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है। टकर कार्लसन ने कहा उस पॉडकास्ट में कि तुमने एक ग्लोबल धार्मिक नेता को मार डाला, तुम कट्टरपंथ पैदा करना चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने एक जनरेशन बार शुरू कर दिया है जिसका सामना हमारे पोते पोतियां शॉपिंग मॉल में करेंगे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है समीर जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं। टकर कार्लसन जो है वो कह रहे हैं
कि उन्होंने एक जनरेशनल वार शुरू किया है जिसका सामना हमारे पोते पोतियां शॉपिंग मॉल में करेंगे। यानी आपके शॉपिंग मॉल जो तबाह होंगे, जनरेशनल वॉर है, यानी ये पीढ़ियों तक चलने वाला युद्ध है। ट्रंप साहब आप तो 2 साल बाद चले जाएंगे, अमेरिका इसका खमियाजा भुगतेगा, ये अमेरिका के लोग कहना शुरू कर चुके हैं, जबकि ये खुद जो है एक रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आगे बोली है। एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आगे लाइन बोली है, और ये जो है वो जो विचर्ट है जिनका मैंने जिक्र किया, ब्रेंडन जे विचर्ट, जो अमेरिकी भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं, और मुख्य रूप से अंतरिक्ष नीति, उभरती प्रौद्योगिकी और चीन व ईरान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। और वो इस समय जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके वर्तमान में सुरक्षा संपादक भी हैं। वो कह रहे हैं कि दोष अब ब्यूरोक्रेसी से हटाकर नेताओं पर डाला जा रहा है, यहां तक कि इजराइल पर भी। यानी ट्रंप को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और अब जो है वो इजराइल पर भी अब इसका दोष डाला जा रहा है। ये बेसिकली अमलेंदु जी उस पर निशाना उन्होंने साधा है जिस तरीके से ट्रंप और उनके सहयोगी जो बाइडेन की, ओबामा की बुराइयां कर रहे हैं खुलेआम, बहुत मतलब एक तरीके से अशिष्टता के साथ अपने पूर्व राष्ट्रपतियों का जिक्र कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ मोदी जी जो है वो यहाँ नेहरू को गालियां देते रहते हैं, उसी तरीके से वो जो बाइडेन को वहां गालियां दे रहा था ट्रंप, तो ट्रंप की ऐसी तैसी करना अमेरिकियों ने शुरू कर दी है समीर जी, ये समझा सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये फिर से बता दें कि ट्रंप की जान को खतरा है। इस बात को खुद जो है वहां के मंत्री पीटर हेगसेथ उन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि जो कमांडर मारना चाहता था हमने उसको मार दिया है, लेकिन ईरान और लीबिया के 2 बड़े धर्मगुरुओं की तरफ से ट्रंप के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, और यह कहा गया है कि ट्रंप और जायोनियों का खून बहाना जायज है। यह फतवा जारी हुआ है। जी बिल्कुल, ये खतरा वहां पर उनके अपने सैनिकों की से खतरा है, अपने देश के लोगों से खतरा है, और दूसरी ओर जहां जिसके खिलाफ वो युद्ध कर रहे हैं उसके सहयोगियों की ओर से तो खतरा है। अभी कल हमारे यहाँ डीबी लाइव पर ही अमलेंदु जी जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राहुल मिश्रा, मध्य पूर्व के जानकार हैं, उनसे जो एक बातचीत की थी उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सच में एक बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है, और उनकी अमेरिका को तो जो नुकसान होगा ही, खुद उनको अपनी जान का खतरा है। कल के पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही थी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। वो सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बिल्कुल समीर जी, ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और नेतन्याहू तो कहीं जाके बंकर में छिप गया, लेकिन ट्रंप कहाँ बंकर में जाके छिपेंगे? दुनिया के दरोगा बने फिर रहे हैं, तो अगर ट्रंप भी जाकर बंकर में छिप जाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अमेरिका की सारी दादागिरी निकल कर खत्म हो जाएगी, और जो धंधा चला करता है हथियारों के व्यापार का, वो सब चौपट हो जाएगा। हथियारों का व्यापार, धंधा चौपट हो जाएगा अमेरिका का। तो ट्रंप के सामने तो मुसीबत है कि बंकर में नहीं छिप सकते। नेतन्याहू तो जाके छिप गया बंकर में, लेकिन वही ईरान के ही कमांडर हैं, उनका कहना है कि नेतन्याहू जहां से मीटिंग कर रहा है वो उस लोकेशन का पता हमारे पास है। यानी अब ईरान की मिसाइल के निशाने पर नेतन्याहू भी है। तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की जो है वो अब निशाने पर ईरान के हैं, ये समझा जा सकता है। और एक चीज अब ये और भी खबर आ रही है कि इसराइल ने लेबनान में फलस्तीनी इलाके में जहां फलस्तीनी लोग रह रहे हैं वहां पर हमला किया है, वहां मिसाइलें दाग रही हैं। यानी जिन लोगों का इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है, उन पर इसराइल हमले कर रहा है। ईरान में अभी पिछले दिनों जब हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले कैसे वहां पर स्कूल पर हमले किए जिसमें 170 के करीब छात्राएं जो थी उनकी जान चली गई है, तो और अस्पतालों पर हमला कर रहा है। अब ये सारी चीजें दिखा रही हैं। वैसे ही बेन्यामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी का वो आरोप झेल ही रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बावजूद इसराइल किस तरीके से आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, ये चीज भी देखने लायक है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ देखने लायक है समीर जी। और इस बीच जो एक चीज़ चल रही थी समीर जी की ईरान जो है वो अपने मित्र राष्ट्रों पर भी हमला कर रहा है, लेकिन ईरान ने ये साफ किया है कि उसने एक तो जो भी हमले किए वो उसने हमले उन पे किए कि जो उसके अड्डे थे, अमेरिका के अड्डे थे, सैन्य अड्डे थे, उस पर उन्होंने हमले किए। और ये साफ तौर पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेशकियन ईरान के, उन्होंने एक अपना संदेश जारी करते हुए कहा है
कि हमारे दोस्त और पड़ोसी देशों के सम्मानित नेताओं, हमने आपकी मदद और डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध से बचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी और ज़ायोनी मिलिट्री हमले के बाद हमारे पास खुद को बचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हम आपकी आज़ादी का सम्मान करते हैं और अब भी मानते हैं कि इलाके के देशों को इलाके में शांति पक्की करनी चाहिए। ये यानी साफ संदेश दिया है कि आपके यहाँ जो अमेरिकी बेस हैं, या तो आप इन अमेरिकी बेसिस को हटाइए, वरना हमें आत्मरक्षा में कदम उठाने पड़ रहे हैं। हम आपके जो टेरिटरी है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, चूंकि वहां अमेरिकी अड्डे हैं, वहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए उनको हम निशाना बना रहे हैं। ये एक्चुअली अमलेंदु जी, ये एक तरीके से कहा जाए कि इसराइल और जो ट्रंप से प्रेरित मीडिया है वहां से इस तरह की तमाम खबरें लगातार आ रही हैं और जिनका खंडन आ रहा है, और कई बार वही चैनल उसका खंडन करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बहुत एक इस समय ये भी तय करना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उनसे ही अगर खबरें ली जाएं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही हैं। यहाँ तक कि एक सवाल के जवाब में जो अमेरिका का चैनल है CNN, उसके पत्रकार को वहाँ के एक अधिकारी ने कह दिया कि आप लोग तो देश के विरोधी हैं, अमेरिका के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने इससे संबंधित तमाम कोई सवाल पूछ दिया। वो दोस्त तो वहाँ मोदी जी के हैं ना, माइक डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो वो तो जो यहाँ कहा जाता है वो वहाँ कहा जाता है। यहाँ भी सब देशद्रोही हैं मोदी जी के अलावा, वहाँ भी सब देशद्रोही हैं ट्रंप के अलावा। बस देशभक्ति का ठेका जो है यहाँ मोदी जी के पास है, वहाँ ट्रंप के पास है। और दोनों अपने देशों के साथ क्या कर रहे हैं वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने दोनों अपने देशों के साथ क्या कर रहे हैं ये साफ तौर पर समझा सकता है। लेकिन कल समीर जी एक खबर चली, और खबर ये चली कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल कहा कि सीरिया और इराक से गुजरने के बाद ईरान से तुर्की के एयर स्पेस की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को पूर्वी मेडिटेरेनियन के ऊपर नाटो एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इसका पूरी तरीके से ईरान ने खंडन किया है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने कहा है कि हम तुर्की की सोवरेनिटी का सम्मान करते हैं, और उसके बयान में कहा गया है, यानी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम जो है वो इसको हम अस्वीकार करते हैं, और ये प्रोपेगेंडा जो है ये जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा ठीक नहीं है। तो ये वही इसी तरीके से कि ईरान को जो उसके आसपास के देश है उनका विरोधी बता दिया जाए, जबकि शुरू से ही इस बात का ईरान जिक्र कर रहा है कि इन जगहों पर हमारे हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका के लोगों को भी ईरान कह चुका है, खमेनेई खुद अपनी मौत से पहले ही उन्होंने कहा था कि हमारी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, और जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तब फिर हम उनके सैन्य ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। तो ये एक इस तरीके का जो इंफॉर्मेशन वार है वो भी इस समय बहुत तेजी से अमलेंदु जी चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, बहुत तेजी के साथ इंफॉर्मेशन वार चल रहा है, और साफ तौर पर जो है वो खामेनेई ने भी कह दिया था कि डेथ टू अमेरिका, जिसका बार-बार जो जिक्र करता है नेतन्याहू, कि इसका मतलब अमेरिकी नागरिकों से दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ट्रंप के खिलाफ है, ये इजराइल के खिलाफ है, और ये नेतन्याहू के खिलाफ है। जो ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं उनके खिलाफ है, जो हमारे ऊपर हमला करेगा उनके खिलाफ है। किसी भी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी तरीके की समीर जी। बिल्कुल, यहाँ नागरिकों से दुश्मनी नहीं है और ना ही उन देशों से दुश्मनी है जो जहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं, इसीलिए उन जगहों पर केवल अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार बार ईरान की ओर से इन बातों का खंडन आ रहा है। टर्की पर वहाँ पर हुए हमले को लेकर भी जो खबरें आई हैं उसका भी खंडन किया गया है। तो ये कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई का खामियाजा किस तरीके से अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में और बाहर यानी दोनों ही जगहों पर बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब इसराइल की ओर से भी, चूंकि ये इसराइल इसलिए अब उनके ऊपर हमला कर रहा है क्योंकि दबाव पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर, खाड़ी देशों का भी दबाव पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। अगर लंबा चला तो उनकी अर्थव्यवस्था तो ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, वैसे ही शेयर बाजार दुबई का जो है वो धड़ाम हो गया बुरी तरीके से, निवेशक भाग रहे हैं, असुरक्षित हो गया है दुबई,
बिल्कुल। और सऊदी तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था वो लड़खड़ाने लगी है। और अगर वहाँ निवेशक ही नहीं आएंगे, भाई चमचमा कैसे रहे हैं अरब कंट्रीज, बाहर के निवेशकों से चमचमा रहे हैं ना, तो अगर ये निवेशक नहीं आएंगे तो कहाँ से व्यापार चलेगा। तो वो लोग भी अब जो है चिंतित हो गए हैं और उन्होंने भी हाथ खींच लिया कि भाई हम अपनी ज़मीन का जो इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान पर हमले के लिए। ये तमाम अरब कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये कहना शुरू कर दिया है और दबाव बनने लगा है कि अब लड़ाई को धीरे धीरे खत्म किया जाए। अच्छा, आप ये भी देखिए कि ट्रंप किस तरह से दबाव बना रहे हैं। वो लड़ाई शुरू होने के दूसरे दिन से ही कह रहे हैं कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है। और कई बार फिर उसकी वजह से ईरान की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया कि अब जब लड़ाई छिड़ गई है तो ईरान कोई वार्ता नहीं करेगा, वो वार्ता के लिए नहीं तैयार है, बल्कि अब लड़ाई जिसने शुरू की है उन्हें ही वार्ता करनी होगी, वही खत्म करेंगे। बहरहाल ये खत्म होती अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर हो रहे हैं। इसराइल भी लगातार हमले किए जा रहा है। दूसरी ओर जिस तरह से आज कल रात हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को गिराया गया, डुबाया गया और उसमें कई ईरानी सैनिकों की जान जाने की खबर है, उसको लेकर भारत की चुप्पी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा गया है कि अब तो ये लड़ाई भारत की सीमाओं के नज़दीक पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि दुनिया एक उतार चढ़ाव वाले दौर में आ गई है, आगे तूफानी समुद्र आने वाला है, भारत की तेल सप्लाई खतरे में है, हमारा 40% से ज़्यादा इंपोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, एलपीजी और एलएनजी के लिए हालात और भी ख़राब हैं, ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई है, एक ईरानी जंगी जहाज़ हिंद महासागर में डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। ऐसे समय में हमें एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है, इसके बजाय भारत के पास एक समझौता करने वाला प्रधानमंत्री है, यानी जो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है, जिसने हमारी स्ट्रेटजिक आज़ादी को छोड़ दिया है। तो ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, लेकिन इन टिप्पणियों का अमलेंदु जी लगता है कोई असर नहीं होने वाला है प्रधानमंत्री पर और न ही सरकार पर। और सबसे बड़ी बात आज सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि ये कहा जा रहा है कि कम से कम कड़ी नहीं तो लिजलिजी निंदा ही कर दी जाए इसकी। हाँ बिल्कुल, निचली निंदा ही कर दिया। अच्छा, वो कड़ी निंदा मंत्री भी गायब है समीर जी, दिखी नहीं है। कड़ी निंदा मंत्री तो कम से कम दिखाई पड़ जाते, लेकिन वो कड़ी निंदा मंत्री जो हैं वो भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और निंदा तो शब्द ही गायब हो गया है, लगता है वो नींबू और मिर्च निचोड़ने के काम पे ही रह गए हैं सिर्फ। तो नींबू और मिर्च निचोड़ते रहो भाई, लेकिन निंदा तो करो, जो आपका काम है करना, निंदा ही कर सकते हैं आप। और आप क्या कहा जा रहा है कि वो तो सैनिक यहाँ आए थे, आपके मेहमान थे, और आपकी ठीक है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंच गए तो वहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपके लिए, आपके साथ वो यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आए थे, संयुक्त अभ्यास के लिए आए थे, आप किस तरीके से खामोश है। अब ईरान ने भी, अब्बास अरागची ने जो अपना उनका ट्वीट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया, हालांकि भारत को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इस बात का उल्लेख किया है कि वो भारत से संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेकर वो इनका युद्धपोत लौट रहा था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सदी टिप्पणी है, बहुत सदी हुई टिप्पणी है समीर जी। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये सदी टिप्पणी जो है ये बिल्कुल मतलब बचाव का एक तरीका है, और ये बचाव जो है वो ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। और ये बचाव ठीक है भाई, आप बचना चाहते हैं, लेकिन कल जो एक बड़ी खबर थी समीर जी, कल हम लोगों ने उसको न्यूज़ पॉइंट में भी ब्रेक किया था कि वहाँ के एक पूर्व कमांडर हैं पेंटागन के, उनका कहना था कि हमारे सारे बेस जो है वो तबाह हो चुके हैं। जी हाँ। सारे बेस तबाह हो चुके हैं और हमको अब भारत के बेस पे जो है वो निर्भर करना पड़ रहा है, जो कि अपर्याप्त है। अब अगर ये उसकी ये बात सही है वहाँ के पूर्व कमांडर की, यूएस ने उसका कोई खंडन नहीं किया, हमारे यहाँ से भी कोई खंडन नहीं आया है। तो ये बड़ी एक खतरनाक स्थिति है। अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अपनी जमीन का इस्तेमाल दें तो क्या प्रधानमंत्री इसीलिए खामोश हैं? क्या प्रधानमंत्री ने इसीलिए अब तक खामेनेई की हत्या पर एक शब्द का जो है शोक व्यक्त नहीं किया है? क्या ये बात सही है उसकी? चूंकि ये खंडन ना भारत सरकार की तरफ से कोई आया है और ना अमेरिका की तरफ से कोई खंडन आया उसका, तो ये बड़ी एक चिंता की बात है। जी बिल्कुल, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भारत की जो भूमिका है, भारत किस तरीके से इस मामले में अपना जो एक पारंपरिक उसकी अपनी विदेश नीति है उससे कैसे विचलित होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खामेनेई को जो मार डाला गया उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई। ईरान हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा शत्रु देश है, वो मित्र देश है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है।
तो ये, लेकिन ये तो भारत की सीमा के बिल्कुल नज़दीक जो कुछ हुआ है कल, जिस तरीके से ईरानी युद्धपोत को गिराया गया और भारत से ही वो लौटा हुआ था, उसको लेकर बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। कई ट्वीट आए हैं। पवन खेड़ा ने भी सुबह मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा था। सोशल मीडिया में बहुत ही इस पर लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। कई जो आर्मी और इसके नेवी के बड़े अधिकारी रह चुके हैं, वो लोग भी इसको लेकर बातें कर रहे हैं कि इस पर भारत को खामोश नहीं रहना चाहिए। आखिर ईरान के वो जो सैनिक थे, जो युद्धपोत था, वो यहाँ आए ही इसलिए थे कि भारत के साथ उस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हों। तो यहाँ भी भारत में भी उसको लेकर टिप्पणी हो रही है। लेकिन ये जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रदर्शन की हैं। और ईरान में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में खमेनेई के मरने के बाद उनको जिस तरीके से मारा गया है, उसके बाद उनके प्रति और वहाँ की सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है, समर्थन है, कई गुना बढ़ गया है। पहले जो लोग नाराज भी थे, उनसे खफा थे, वो लोग भी अब ऐसा लग रहा है कि समर्थन में दिख रहे हैं। ये प्रदर्शन इस तरीके से लगातार वहां पर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, कल जो था एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। एक पत्रकार जो है वो एक नागरिक से पूछ रहा है, वहाँ ईरान के नागरिक से, कि भाई तुम्हारा जो मारा गया लीडर वो तो जुल्म बहुत करता था जी। तो वो उसने क्या कहा, उसने जवाब दिया कि वो जुल्म करता तो हमारे ऊपर करता था, मगर तुम जिसके चमचे हो नेतन्याहू के, वो मानवता का हत्यारा है। ये शब्द, यानी ईरानी जनता जो कह रही है ठीक है वो जुल्म करता था तो हमारे ऊपर करता था, मानवता के ऊपर नहीं करता था, लेकिन तुम जो वो मानवता के हत्यारे हो। ये साफ तौर पर समझिए ये भावना किस तरीके से प्रबल है, ये बदलाव देखा जा रहा है। और ये जो पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है, हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, देख लेते हैं एक बार। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी का महासागर विजन भारत को हिंद महासागर का पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर बताता है, जो इस इलाके में स्टेबिलिटी लाने में काबिल है। पता चला जैसा कि वह और भी बहुत कुछ कहते हैं, यह सब बकवास है। हमारे समुद्री इलाके में अमेरिका का हमला दिखाता है कि कोई दूर की ताकत यहां बिना किसी नतीजे के जानलेवा ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। एक ऐसी आज़ादी जो वो साउथ चाइना सी में चीन के साथ कभी लेने की हिम्मत नहीं करेगी। यह बस यही बताता है कि भारत, अमेरिका और इजराइल के लिए आसान रास्ता बन गया है। वे हमारी नाक के नीचे जो चाहे कर सकते हैं और हमारी कोई खबर भी नहीं मिलेगी। कल के हमले में ईरान को टारगेट किया गया था, लेकिन इसने भारत को भी कमज़ोर कर दिया। युद्ध सचमुच हमारे दरवाजे पर है और मोदी की चुप्पी देश विरोधी है। अब ये भी सवाल है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो क्या भारत को इस बात की जानकारी दी, क्या भारत को सूचना थी, भारत की सेना को सूचना दी गई? और अगर बिना सूचने दे रहा है तो अभी वो सीमा पर कर रहा है, बाद में कहीं और भी हमला कर सकता है। बिल्कुल समझिए, कहीं भी हमला कर सकता है भैया। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आप हमला कर रहे हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप हमला कैसे कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन सैयद अब्बास अरागची ने जो कहा है कि भाई आपने जो ये मिसाल कायम की है, मेरे शब्द याद रखिएगा कि इस पर आपको बहुत पछतावा होगा। यानी आपने हमारा एक जहाज डुबोया है, हम आपके 100 जहाज डुबोएंगे। ये एक तरीके से चेतावनी जो है वो ईरान ने अमेरिका को दे दी है। तो समीर जी, अब एक तरीके से कहा जाए कि हलक में तो आ गई है ट्रंप साहब के। अमेरिका जो है वो घबराया हुआ दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि अमेरिका के अन्य सहयोगी तो साथ छोड़ ही रहे हैं। क्या इजराइल साथ छोड़ रहा है? जिसके लिए कूद पड़े। वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम ट्रंप को गवर्न नहीं करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, हमने ट्रंप से नहीं कहा कि इस युद्ध में कूदो। अरे भाई, तो किसने कहा? वहां तो उसके लोग कह रहे हैं, ट्रंप के लोग कह रहे हैं, जनरल कह रहे हैं, सेना के सब कह रहे हैं। तमाम अमेरिका कह रहा है कि भाई ये युद्ध जो था वो नेतन्याहू का था, नेतन्याहू खुद को बचाना चाहता है, इसलिए अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया गया। और आप कह रहे हैं कि हम झोंकना नहीं चाहते। ये कैसे दोहरा भैया? यानी ये सगे किसी के नहीं है इजरायली। बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है समीर जी। बिल्कुल, जो ट्रंप यहाँ पर उन्होंने, लेकिन ये भी है ना कि आखिर दबाव कौन था, ये बहुत बड़ा सवाल है अमलेंदु जी। और अमेरिका में पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू के पास ट्रंप की ऐसी कौन सी नस दबी है जिसकी वजह से उन्होंने हमें अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल कर लिया और अमेरिका के हितों की अनदेखी करते हुए ट्रंप इस युद्ध में कूद पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रंप इस युद्ध में कूद पड़े हैं और पूरे अमेरिका को फंसा दिया है। इस बीच समीर जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। IRGC जो है, ईरान का रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप जो है, उसने बयान जारी करके कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 19वीं लहर
कब्जे वाले इलाकों में यूएस इजरायली ठिकानों और इलाकों में यूएस बेस के खिलाफ एक मिले जुले मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के तौर पर शुरू हो गई है। यानी 19वां अटैक जो है पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने अब और इजराइल के ऊपर और जो वहाँ यूएस के बेस हैं मिडिल ईस्ट में उन पर शुरू कर दिया है। इस समय की ये एक बड़ी खबर समीर जी आ रही है, 19वां अटैक जो है वो ईरान ने शुरू कर दिया। यानी फिर एक और बड़ा हमला शुरू कर दिया है ईरान ने वहां पर अमेरिकी ठिकानों पर। तो ये एक लगातार ये हमला चल रहा है और घिरे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप तो अपने देश में और बाहर भी घिरे नजर आ रहे हैं। ईरान के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो विदेशी समर्थन हो और चाहे घरेलू समर्थन हो। जबकि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो इस्राएल के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये दावा था, उनका ये मकसद था कि हम जल्दी से जल्दी ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लग रहा है कि ईरान के बजाय इन्हीं दोनों देशों में पहले सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है समीर जी। कोई उम्मीद दिख नहीं। हाँ, यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, वहीं हो जाएगा। और ट्रंप को कुर्सी ना छोड़नी पड़ जाए। बिल्कुल नेतन्याहू की तो जाएगी ही जाएगी, वहाँ तो अदालत में मुकदमा चल रहा है। जिस दिन ये युद्ध रुकने की बात हुई तो उसी दिन ट्रंप नेतन्याहू तो जेल जाएगा ही जाएगा। और ट्रंप तो जो वहाँ की न्यायपालिका को धमका चुके हैं पहले कि नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे खारिज करो वरना हम जो हमला कर देंगे इजराइल पे भी, यहाँ तक बोल चुका है ट्रंप। तो वो तो गजब आदमी है। खैर, लेकिन अब सारा लगता है अकल दुरुस्त जो है वो ईरान ने कर दी है समीर जी, ऐसा समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर ईरान की ताकत को कम समझा गया, जो कुछ भी समझा गया, लेकिन ईरान ने समझा दिया है। और ईरान शायद लंबा युद्ध को और लंबा खींचने के मूड में है, पर अमेरिका और इस्राइल उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जिस तरीके से बौखलाहट में अमेरिका हमले कर रहा है, हिंद महासागर में ईरानी पोत पर हमला किया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी कुछ कहा है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और इसको लेकर सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनसे भी वही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस्राइल और अमेरिका का हर मुद्दे पर साथ दे। जो सवाल ट्रंप से उनके देश में पूछा जा रहा है कि आखिर नेतन्याहू ने ऐसा क्या कुछ कर रखा है, कौन सा दबाव बनाया है जिसकी वजह से ट्रंप ने पूरे अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है। सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला को क्या कह रहे हैं। मिडल ईस्ट के हालात बड़े खराब है इस वक्त। मिडल ईस्ट में जो इस वक्त चल रहा है जंग है, अमेरिका कब्जा करना चाहती है और इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे कश्मीरी इस वक्त गल्फ कंट्रीज में हैं, ईरान में स्टूडेंट्स हमारे फंसे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे आराम से। उसके लिए उमर साहब कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से, तो उनको निकाला गया है, हिफाजती जगहों पर रखा गया है। जब तक उनको लैंड रूट से वो ले आ सकेंगे, फिर जहाज से ले आएंगे। तो नीतीश कुमार आज राज्यसभा के नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। या आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रदर्शन की, ईरान में जगह जगह उनकी अपनी सरकार के समर्थन में लोग उतर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती की है अमेरिका और इस्राइल ने, इसका बदला लिया जाए। तो अब बुरी तरीके से सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है अमलेंदु जी कि अगर इस लड़ाई का जो भी नतीजा निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसका डोनाल्ड ट्रंप को होना है। बिल्कुल समीर जी, सबसे ज़्यादा इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को होना है। और अमेरिका का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान जो है व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी ज़्यादा होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान क्या है, डोनाल्ड ट्रंप तो सोचते हैं कि भाई मेरा तो टाइम पूरा हुआ, अब अमेरिकी भुगतने जो भी होना है, मैं तो अपना समय पूरा करके चला जाऊंगा। लेकिन क्या समय पूरा कर पाएंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है समीर जी। ट्रंप इस समय पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत। और जिस तरह से उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है, उनकी अपनी सेना के लोग बता रहे हैं, जिस तरह से उन पर हमले के इनपुट्स मिल रहे हैं अमलेदु जी खुफिया एजेंसियों के जरिए, और जिस तरह से उनको दूसरे देशों के मिलिशिया की तरफ से उनके खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है, तो ये उनकी अपनी निजी सुरक्षा भी अब काफ़ी खतरे में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, निजी सुरक्षा भी खतरे पे है समीर जी। और निजी सुरक्षा को लेकर तो अमेरिका खुद स्वीकार कर चुका है कि उनकी जान को खतरा है। और ईरान का एक कमांडर जो था वो ट्रंप को मारना चाहता था, ये पीटर हेग्सेथ ने खुद स्वीकार किया है। और 2 फतवे आ चुके हैं, हमने बता दिया आपको दिया कि जिहादी फतवे हैं वो दोनों जो हैं, तो ये आ चुके हैं। तो ट्रंप के लिए अब निशाने पर अकेला नेतन्याहू नहीं है, नेतन्याहू और ट्रंप अब दोनों पे हैं। और जिस तरीके से कल ईरान का जहाज इंटरनेशनल सीमा में डुबोया है अमेरिका ने, और भारत का मेहमान था वो जहाज जो था, उसको लेकर सैयद अब्बास अरागची का जो
है कहना कि आपने जो मिसाल कायम की है इसको आप याद रखिएगा कि जो मिसाल आपने कायम की है आपको इस पर बहुत पछतावा होगा। तो ये बहुत बड़े संकेत दे रहा है। बाद ही 19वां अटैक शुरू कर दिया। हाँ, ये उनके ट्वीट आने के तुरंत बाद 19वां अटैक शुरू हुआ है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से 19वां अटैक आता है। इधर समीर जी, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने भी कल जो है कहा है कि 11 एस्टेब्लिशमेंट जो थे यूएस बेस्ड जो थे वो तबाह हो चुके हैं, ये उसका कहना है। तो ये चीज़ें लगातार आ रही हैं। खबरें छिपाने की कोशिश पश्चिम का मीडिया, अमेरिकी मीडिया और ट्रंप साहब की तरफ से हो रही हैं, लेकिन वहाँ भी तमाम मीडिया ऐसा है जो खबरें सामने लेकर आ रहा है। तो ये सारी खबरें आ रही हैं कि इतना ज़बरदस्त नुकसान अमेरिका को हो रहा है। जी बिल्कुल, ये नुकसान अमेरिका को हो रहा है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं मध्य पूर्व में उनको हो रहा है, और किस तरीके से इजराइल को नुकसान हो रहा है। तो ये लगातार खबरें आ रही हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से भी आ रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रेकिंग खबर है, और ये खबर ये है कि नीतीश कुमार की छुट्टी बिहार से कर दी गई है, और नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर आएंगे दिल्ली। दिल्ली में अब वो प्रधानमंत्री बनने नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने आ रहे हैं। हालांकि उनकी पहले आकांक्षा ये हुआ करती थी कभी कि वो बिहार को छोड़कर जब आएंगे तो भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं, वो राज्यसभा का एक सदस्य बनने आ रहे हैं। और उस पर भी उन्होंने बड़ी संतुष्टि जाहिर की है, और कुछ इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। उनका वो ट्वीट भी हम लोग देखेंगे जिस पर कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का अपना ट्वीट नहीं है, ये उसी तरीके का एक पहले से ही लिखा हुआ ट्वीट है जो उन्होंने अपने नाम से कर दिया है। उसमें वो बहुत संतोष जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं। हालांकि अब किसी से कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा चला जाए तो ये किसी की अंतिम इच्छा नहीं मानी जा सकती है। नीतीश कुमार का जो बयान आया है वो लिख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा, और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। ये नीतीश कुमार का ट्वीट है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने खुद लिखा है या उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया है। और अमलेंदु जी, अभी कुछ महीने पहले बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप चुनाव जीतने के बाद आप कुर्सी छोड़कर आ जाएंगे राज्यसभा। ये यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बड़ी कारण है। और हम लोगों ने लगातार इस बात की चर्चा की थी कि 6 महीने के भीतर, 6 महीने भी शायद नहीं बीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन समीर जी आशा ये थी कि बंगाल के चुनाव तक बना के रखेगी, लेकिन अब बंगाल चुनाव से पहले ही खेल कर दिया है बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की बिहार से छुट्टी हो रही है। नीतीश कुमार की जो आखिरी लाइन है कि जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो नई सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। आपकी सरकार होती तो आपका तो मार्गदर्शन रहता ही रहता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ये स्वीकार कर चुके हैं कि बीजेपी की अब सरकार बनने जा रही है। अब सवाल ये है समीर जी की, ये कह रहे हैं कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि दोनों सदनों के सदस्य बने, बिहार के दोनों सदनों के साथ साथ। ठीक है, तो आपकी सदस्य इच्छा ग्राम का प्रधान बनने की भी रही होगी। अमित शाह जी इंटर के बाद हाई स्कूल तो कराते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो इंटर के बाद 5वीं करा दिया है, अब पहली भी करा देंगे, नर्सरी भी करा देंगे, केजी भी करा देंगे नीतीश कुमार की अमित शाह जी। तो पहुंच गए हैं, पटना पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली का रास्ता बना दिया उन्होंने और खुद पटना पहुंच गए। पटना पहुंच गए तो क्या अमित शाह बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? लेकिन अमित शाह बनने जा रहे हो, नहीं बनने जा रहे हो, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी? अब ये भी सवाल उठ सकता है, और ये इसलिए उठ सकता है कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए थे तो उस समय अलग ही इसीलिए हुए थे कि भाई एनडीए पहले तो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करता था, हमारे पास विकास पुरुष है। नीतीश की विकास पुरुष की जो छवि बनाई थी वो एनडीए ने बनाई थी, नाम लेके आ गए थे नरेंद्र मोदी का 2014 में, और तभी जो थे नीतीश कुमार हट गए थे कि भाई पीएम मटेरियल तो हम हैं और आप घोषित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उसके बाद अलग हुए थे। तो नीतीश कुमार की जो अंतिम इच्छा है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने की है, राज्यसभा का सदस्य बनने की थोड़ी है। लेकिन क्या ये दमित
इच्छा जो है नीतीश कुमार की, अब वो जिसको कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा का भी सदस्य बनूं, तो राज्यसभा के सदस्य बनकर ही क्या प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? अब बनना चाहते कि नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है मोदी जी के खिलाफ भी काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं। जी, बिल्कुल। और मोदी जी भी ये चाहते हो कि बीजेपी का कोई ना बनने पाए, मैं हटूं, तो इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार बन जाए। ये हो सकता है, हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कौन बनेगा इसको लेकर बात करेंगे। बिल्कुल, बिहार में कौन बनेगा पर अमलेंदु जी, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह हो गया इसको लेकर, जबरदस्त। वहां उनके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लोग दिखाएंगे। वहां तमाम उनके नेता जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल थी और ये साजिश थी ही कि इनको हटा दिया जाएगा, और आखिरकार वो कामयाब हो गए। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं तो उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी। बिल्कुल कुछ मजबूरी रहेगी, और 3 महीने में ही जो है वो चल दिए दिल्ली के लिए। तो भाई आपकी राज्यसभा जाने की अगर इच्छा थी तो मोदी जी के पैर क्यों पड़ रहे थे हवाई अड्डे पर? तो वहाँ क्या बनने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए? राज्यसभा तो यार खुद ही चले जाते, तो उसमें मोदी जी की जरूरत क्या थी भाई? हैं कहीं से? आपकी अपनी पार्टी में इतने विधायक हैं कि आप तो आराम से राज्यसभा पहुंच जाते। अरे आप मतलब औरों को भी आप भेजेंगे, है ना? तो लेकिन आप जो है वो चल दिए आप वहाँ जाकर। इसको लेकर समीर जी, तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हम लोग पहले से कहते रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देगी और उनके साथ धोखा करेगी, तो ये हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग सुनते हैं तेजस्वी यादव को, और ये तस्वीरें हैं अमलेंदु जी। अमित शाह भी पटना पहुंच चुके हैं। बहरहाल क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनने को लेकर? सुन लेते हैं तेजस्वी को। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है। तो ये अमलेंदु जी किसी को भी बहुत हैरान करने वाला ये कदम नहीं है। सबको ये पता था कि यही होना है नीतीश कुमार का हश्र। चूंकि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ना था, बीजेपी को बिना नीतीश कुमार के वहाँ सीधे तौर पर हार दिखाई पड़ रही थी। हालांकि जीत को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कम से कम 4-6 महीने तो बनाए रखना चाहिए था। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये कहा भी समझ में आ रहा था कि बंगाल चुनाव तक बनाए रखेंगे, लेकिन अचानक उनको कहा गया कि अब बस बहुत हो गया। हाँ, बस बहुत हो गया, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
तो ये नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो फिट बैठ रहा है। और देखिए अभी तक बेटे का उनका निशांत कुमार के बारे में कोई खबर नहीं आ रही है, उनकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्या बनेंगे, सरकार किसकी बनेगी। नीतीश कुमार भी कहने जो भी सरकार बनेगी, अरे जो भी क्या तेजस्वी यादव की बन जाएगी कि जो भी सरकार बनेगी भाई साहब से पता ना किसकी सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी बन रहे हैं कि नित्यानंद राय बन रहे हैं या ललन सिंह बन रहे हैं। खबर हालांकि समीर जी ये आ रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि ललन सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है और ललन सिंह से नीतीश कुमार की बात भी हुई है। ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू अड़ सकता है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे और ललन सिंह वहां दावा ठोक सकते हैं मुख्यमंत्री बनने का, तो बीजेपी का किया धाया पे सब पानी फिर सकता है। अभी होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चाएं चला करती हैं उन चर्चाओं में चर्चा ये भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, और ललन सिंह इतनी हिम्मत जुटा भी सकते हैं, नहीं जुटा सकते हैं, उनके साथ समर्थक विधायक आ सकते हैं, नहीं आ सकते, देखने वाली बात है। लेकिन जब सरेंडर नीतीश कुमार ही ने कर दिया है तो फिर उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा अब राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो आशान्वित नहीं है। बहरहाल यही होना था, ये सबको पता है, और यही बात कह रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता नाना पटोले। तेजस्वी ने भी कहा कि महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दिया गया, वही बात नाना पटोले भी कर रहे हैं, और ये होना ही था। सुन लेते हैं नाना पटोले को क्या कह रहे हैं। बीजेपी अपने साथी दलों के साथ हमेशा षड्यंत्र करते आ रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बड़ा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का बोला गया, सरकार आई, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां पे इनकी जीत हुई, वहां पर कुछ कारण के वश उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेला अपना, वो खेले की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ट्रैप में लाकर, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपने साथी दलों को हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है और उनसे बेईमानी करते रहे। उसका उदाहरण आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है पूरा उनके साथी, महाराष्ट्र में भी वही हाल है, उनके साथी दलों को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हर जगह बीजेपी अपने साथियों को ही खत्म करने का काम करती है। बिल्कुल, साथियों को ब्लैकमेल करती है, उनको खत्म करती है, उनके लोगों को अपने साथ लेके खड़ी कर जाती है। ये बीजेपी का काम है। थैंक यू सर। तो ये बीजेपी का काम है, उनकी मदद से, सहयोगी दलों की मदद से वहां अपनी पैठ बढ़ाती है, फिर उनको निकाल बाहर करती है। और इसी पैटर्न पर पिछले 10 साल से सहयोगी दलों के साथ काम किया है, लेकिन सहयोगी दलों को शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि हर सहयोगी दल उसी पैटर्न का शिकार होता गया और बीजेपी की मदद करता गया। ये तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरीके से वहां पर नीतीश कुमार के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। समर्थक नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन समर्थकों का ये कहना है वो इसके पीछे साजिश देख रहे हैं और वो इससे खुश नहीं दिख रहे हैं। अमलेंदु जी, इसका मतलब कि इतनी आसानी से ये सत्ता परिवर्तन होने भी नहीं जा रहा है। बहुत से पार्टी में विद्रोह और बगावत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, उसकी आशंका। बिल्कुल समीर जी, विद्रोह और बगावत जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नाराज हैं। एक मंत्री है जमा खां, उनको घुसने नहीं दिया। एक संजय गांधी, एक MLC हैं, उनको कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दिया। यानी अब जो माननीय लोग हैं जेडीयू के, उनको कार्यकर्ता दौड़ा रहे हैं कि भाई तुमने बीजेपी से समझौता कैसे कर लिया, नीतीश कुमार को यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब नीतीश कुमार को नहीं जाने देंगे तो फिर या तो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाओ नीतीश को, हो सकता है समीर जी ऐसा भी हो कि राजनीति में कुछ भी असंभव कुछ भी हो सकता है। चूंकि जो फाइलें आ रही हैं एपस्टीन फाइलें, और जो अब ये कहा जा रहा है कि एपस्टीन फाइलों की वजह से ही नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज से, राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एपस्टीन फाइलों की वजह से ही ट्रंप ने जो है ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो अगर ये ट्रंप ही इतना बड़ा कदम उठा सकता है एपस्टीन फाइलों की वजह से, तो मोदी जी की कुर्सी भी खतरे में हो सकती है। तो मोदी जी ये चाहते हो कि भाई बीजेपी का कोई और बने, इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार को बन जाए, ताकि फिर खत्म भी हो जाएगा गठबंधन जो है ये, और उसके बाद जो है मैं अमर हो जाऊंगा कि बीजेपी का मैं 3 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह लिया। बिल्कुल, लेकिन सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता। ये प्रदर्शन, ये उनका विरोध, ये दिखाई पड़ रहा है, जो अपनी पार्टी के ही नेताओं को, विधायकों को घेर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं सुनते भी। और हमारे रिपोर्टर भी वहां से कुछ भेजे हैं। हमारे रिपोर्टर हैं पंकज जी, इस समय पटना में मौजूद हैं। क्या कुछ उन्होंने खबर भेजी है, क्या रिपोर्ट भेजी है, सुनते हैं उनको।
और राज्यसभा को लेकर के नॉमिनेशन करने वाले हैं और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं लगातार हंगामा कर रहे हैं और सीएम हाउस के पास पहुंच चुके हैं और ये लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। आखिर आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? अरे हंगामा कर रहे हैं कि 14 करोड़ के जनमानस ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, किसी के रहमो करम पर नहीं, जनता ने रहमो करम पर नीतीश कुमार बनाया। क्या जो तौर पर ये राज्यसभा जबरदस्ती भेजने का, राज्यसभा के लिए मैंडेट मिला था, इसलिए राज्यसभा का मैंडेट नहीं है, यह साजिश है। हमारे यहाँ जयचंद है और दिल्ली वाला जो अभी जो है प्रधानमंत्री अमित शाह जो है लड़के दिखा देना बिहार में अकेले चुनाव आता था, सब पता चल जाएगा कौन करवा रहे हैं ये सब? अरे ललन साहब, ललन सिंह, संजय झा, ये तीन मूर्ति बने हुए हैं। साल से संविधान रद्द करके माननीय नीतीश कुमार जी को हटाने का कोशिश कर रहे हैं, ये कभी नहीं होगा। हम लोग जन आंदोलन करेंगे और हमारे बिहार का मैंडेट मिला है नीतीश कुमार जी को, उन्हीं को रहने देना चाहिए। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला हाल होगा बिहार में। कुछ नहीं होगा, उनको कहने दीजिए। हमारा जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में इतना वो तो राज्यसभा का नॉमिनेशन कर रहे हैं। कोई नहीं होने वाला, ये आप ही लोग के माध्यम से सुने हैं, हम लोग कोई पता नहीं है। सर आप जानते ही हैं कि 25 से 30 नीतीश कुमार के लिए वोट लिया गया और नीतीश कुमार जी के साथ अगर कोई दागाबाजी, गद्दारी, बेईमानी, रंगदारी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लोग हैं गठबंधन में, जो भी लोग होंगे, अगर वो चाहते हैं, उन्होंने डील किया। हमारे जदयू के कुछ चंद ऐसे नेता हैं, उनके साथ बीजेपी ने डील किया। बीजेपी बिल में छुपे हुए हैं और उसके बाद वो रात भर मुख्यमंत्री को, हमारे सीधे साधे शरीफ नेक इंसान को बरगलाने का काम किया है। हम आपसे माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप बंद करो ये सब। मुख्यमंत्री के चेहरे पे 14 करोड़ जनता ने वोट दिया है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि 14 करोड़ जनता वोट इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री बने रहे। आप महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री को महिला भी चाहती थी, आज राज्यसभा जा रहे हैं। आप क्या चाहती थी? ये वर्ड कहाँ से यूज कर दिया आप लोग? ठीक है, चाहती थी नहीं, हमेशा चाहती है और रहेगी भी। वो तो राज्यसभा जा रहे हैं। नहीं जाना है उनको ये फैसला बदलना है। अगर किसी दबाव में पड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी, फैसला तो हो चुका है। अमित शाह भी दिल्ली से पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन भी पहुंच चुके हैं, वो लोग सब व्यवस्था तो हम लोग कार्यकर्ता लोग भी ऐसे गद्दारों को उखाड़ना फेंकना अच्छी तरह से जानते हैं। इनको फेंकेंगे, भाजपा को फेंकेंगे उखाड़। आप तो भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। गठबंधन में आ जाएगा। उनके नाम पर चुनाव में वोट मिला था क्या? किसके नाम? चुनाव के समय उनकी महिला लोग काहे नहीं 38 जिला में मेहनत की थी? हम लोग 2-2 महीना 3-3 महीना मेहनत किए थे चुनाव में। शर्म नहीं लगता है? हम ही लोग के कंधा पे तीर चलाते हैं, हम ही लोग के कंधा पे बंदूक रख के लोग जीतते हैं और बात करते हैं। सारे व्यवस्था कर दिया उनके राज्यसभा जाने के लिए। तो उनका भी व्यवस्था अगले वाला चुनाव में हो जाएगा। जदयू वाला जितना काज करता है सब कर देंगे। अगर सोचते हैं कि बिहार की महिला लोग को वजूद खत्म कर देगा भाजपा और मनुवादियों का यहाँ राज हो जाएगा, तो पिछड़ा अति पिछड़ा यहाँ जंग छेड़ देगा। मुख्यमंत्री बनने का शौक है। तो देखिए जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम महिला कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ता का कहना है कि 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे और इतनी सीट आए, बहुमत, प्रचंड बहुमत मिले थे और सरकार बने थे। अगर ऐसा बीजेपी करती है तो बीजेपी को अगले चुनाव में हम लोग अपने तरीका से उनको जवाब देने का काम करेंगे। देश तो ये पंकज कुमार डीबी लाइव के संवाददाता, वहां से नीतीश कुमार के घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से नाराजगी वहां पर कार्यकर्ताओं की दिख रही है। अमलेंदु जी सीधे तौर पर कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता कि ये बहुत उनको धोखे में रखा गया है, सीधे साधे नीतीश कुमार को दबाव बना दिया गया है और पूरा ब्लेम, पूरा उसका जो एक आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। और इधर आरोप नहीं लगाना जी, एक तो कार्यकर्ता क्या कह रहा है, चुनौती दे रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि हिम्मत है तो बिहार में लड़के दिखा दो जी। हाँ, मतलब तुम आगे यहाँ लड़ लो नीतीश कुमार। कह रहे हैं कि 25 से 30 तक का उनको जनादेश मिला है। आपने धोखा देके वोट लिया, ये कोई और नहीं, ये तेजस्वी नहीं कह रहे हैं, ये जदयू का कार्यकर्ता कह रहा है कि वोट लिया आपने 25 से 30 फिर से नीतीश और नीतीश को भेज दिया आपने वहां, ये धोखा नहीं चलेगा। तो अब और यही विपक्ष कह रहा है, धोखा कर रही है बीजेपी। यही कह रहे थे वो नाना पटोले कि बीजेपी की रणनीति है, वो धोखा करती है अपने सहयोगियों के साथ, सबके साथ करती है, तो नीतीश के साथ भी कर दिया है धोखा। तो कहा तो जाता था, लेकिन एक चीज तो है समीर जी,
मोदी जी ने नीतीश कुमार से अपना बदला पूरा कर लिया। हाँ, जी जी पूरा कर लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने हाथ खींचे थे, और आपको बता दें कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए उनको घोषित किया, नामित किया गया था बीजेपी की ओर से, उसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। और आज अब दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से अपना वो बदला पूरा किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से। नीतीश कुमार को किस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से एक झटके में हटाकर और कहा जा रहा है कि अब आओ राज्यसभा में बैठो। हाँ, राज्यसभा में बैठो। अरे वो तो गनीमत है, राज्यसभा में बैठो। समीर जी, क्या हम प्रधानी नहीं लड़वाई जी, वरना अमित शाह तो ये भी करवा सकते हैं। हालांकि पहुंचे हुए हैं नामांकन कराने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के घर पहुंचे हुए हैं। वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं। और अब यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार का ही नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड का भी अब एक तरीके से वहां भविष्य कुछ बिहार में अब आगे बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। बिल्कुल कुछ भविष्य नहीं रह गया है। और अगर उनकी भी एंट्री नहीं होती है, निशांत की भी, तो बचा खुचा जो है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो निशांत की एंट्री का भी कोई मतलब नहीं, अगर बना भी देते हैं हम लेंदुजीत, कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार ने खुद भी कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं छोड़ी है, वो भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने जिस तरह से किनारे किया, आज खुद किनारे लगा दिए गए। हाँ, देखिए समीर जी, ये तो कहा जाता है कि भाई स्वर्ग नर्क जो है सब यही है, और जो भी आप करते हैं उसको आप यही करते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इतनी बुरी विदाई के हकदार तो कम से कम नहीं थे। लेकिन जिस तरीके बेइज्जत होकर जो है आखिरी समय में बिहार से उनकी विदाई हो रही, अरे भाई अच्छा तो ये था कि आप बनाते ही नहीं फिर 3 महीना पहले भी, वो ज्यादा सम्मानजनक था कि भाई इसी तरह का एक ट्वीट करवा देते नीतीश कुमार से कि किसी को बना दीजिए आप बीजेपी वालों को। मतलब आपने नीतीश कुमार का पैर छूता हुआ वीडियो जो था वो भी वायरल करवा दिया, वो भी आपने नीतीश कुमार के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, और आखिर में उनकी आपने इस तरीके से कहा जाए एकदम पॉलिटिकल उनका दी एंड जो है वो लिख दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी ने नीतीश कुमार से अपना बदला ले लिया है। अब अगर नीतीश कुमार वास्तव में समाजवादी हैं तो नीतीश कुमार अपना बदला मोदी जी से दिल्ली में आकर लेकर दिखाएं, ये अब उनके ऊपर निर्भर करता है। अब देखना है क्या होगा, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। पर कुछ चीजों से लगता है कि हाँ, अब इसके आगे कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होने वाला है। बिहार में कम से कम यही दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी ने जो कुछ किया है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कह रही हैं कोई नया काम नहीं किया है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर इनको भी हटाया है, जिस तरीके से अपने दूसरे सहयोगी जो उसके सहयोगी पार्टियां हैं उनको खत्म किया है। आरजेडी के नेता है